गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 4 में बहुत ही इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर का हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। आज के लेक्चर में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की जो ऑर्डर और मोलेकुलरिटी होती है उसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग अभिक्रिया की कोटि के बारे में भी देखे थे और आणविकता के बारे में भी देखे थे, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको आज हम लोग देखेंगे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न हो। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि दर नियतांक का मात्रक क्या होता है। बच्चों, हम लोग अभिक्रिया का दर का मात्रक तो निश्चित है, बट जो दर नियतांक का मात्रक है वो हमेशा चेंज होते रहता है। वो अभिक्रिया के कोटि यानी ऑर्डर पर निर्भर करता है। तीसरा हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक यानी एक्सप्रेशन और उसका हाफ लाइफ अर्ध आयु तथा उसका ग्राफ, जो कि ये जो प्रश्न है आपको कई रूप में, कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी पूछा गया है, अर्धायु से रिलेटेड लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा गया है और यहां से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बने हुए हैं। तो बच्चों, ये 3 पॉइंट आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए एक एक करके हम बारी बारी से इसको देखते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता यदि देखें और उसके कोटि में जब डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहला ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में ये है। पहले हम दोनों का डिफिनीशन ही लिखे हैं। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? दर समीकरण में प्रयुक्त, आप पिछले लेक्चर में भी ये पॉइंट देख चुके थे कि जैसे कोई इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाए हुए थे कि यदि R बराबर K, जो दर समीकरण था R बराबर K इंटू A के पावर M इंटू B के पावर N है, ये यदि दर समीकरण है तो दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता के घातांकों के योग, यानी कि यदि इसका हम कोटि देखें तो क्या हो रहा था, m प्लस n हो रहा था बच्चों। तो उसी को डिफिनीशन के रूप में पहले लिखा गया कि दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या, जैसे कि यदि A प्लस 2B और इधर बना है C, तो इसकी यदि आणविकता देखें, आणविकता तो क्या होगा, यहां पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 प्लस B की संख्या कितनी है, 2 बराबर 3, यानी कि आणविकता कितनी हो जाएगी, 3। तो वही कहा गया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यह एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या, जैसे अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या, A के अणुओं की संख्या कितनी है, 1, और B के अणुओं की संख्या कितनी है, 2। कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ये आपका हो गया कोटि और ये हो गया आणविकता। दूसरा डिफरेंस है कि यह एक प्रायोगिक मान है, यानी कि m और n ये इसके आधार पे नहीं लिखा गया है। आप पिछला लेक्चर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो मैं कहा था कि m और n यदि यहां पर स्मॉल a रहता और यहां पे स्मॉल b रहता
तो मैं क्या लिखा था कि m और n a और b के बराबर भी हो सकता है या बराबर नहीं भी हो सकता है, यह उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। तो m और n क्या है? प्रायोगिक मान है बच्चों। तो वही चीज की कहा गया है कि यह एक प्रायोगिक मान है, और इसमें आणविकता में देखा जाए तो यह एक सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान क्या कहता है कि अभिक्रिया आपकी संतुलित होनी चाहिए। यह सिद्धांत है कि अभिक्रिया आपकी कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। और संतुलित करने के लिए हम यहां पर 1, 2 या 3 जो लिखते हैं, तो इस प्रकार यह एक क्या है? सैद्धांतिक मान है। जो थर्ड डिफरेंस है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। जबकि अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। आप यहां पे शून्य ले लेंगे तो पता चला कि ये तो है ही नहीं। जब ये भी नहीं रहा, अभिकारक इसमें है ही नहीं, तब तो अभिक्रिया होगी कहां से? इस प्रकार, जबकि आप तीसरा डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। तो ये था बच्चों अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अब हम लोग दूसरे तरफ चलते हैं कि दर नियतांक का मात्रक। ध्यान दें बच्चों, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। सब हेडिंग होगा दर नियतांक का मात्रक। मात्रक तो आप निकालना जानते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे यहां पर होगा? आप एक मेन फार्मूला आपको देंगे जिससे आप किसी भी कोटि की जो दर नियतांक का मात्रक है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेन फार्मूला जो सूत्र है उसको प्राप्त करते हैं। तो आप जानते हैं दर समीकरण क्या है? R बराबर K इंटू, जैसे एक समीकरण है A प्लस बी सी प्लस डी, इसको लिख सकते हैं R बराबर K इंटू ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। लिख सकते हैं बच्चों। तो K बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर हो जाएगा R अपॉन ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। अब दर बराबर क्या होता है? दर बराबर है सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय। तो हम इसको R को लिख सकते हैं सांद्रता बटे में समय। चलिए जैसे हम यहीं पर लिख दे रहे हैं सांद्रता बटे में समय, और ये हो गया सांद्रता गुने सांद्रता। यानी कि A और B है तो हम 2 बार किए। ये भी हो सकता है कि C भी हो, या ये भी हो सकता है कि यही आणविकता आपका बन रहा है। तो जितना रहेगा वो सांद्रता बनता जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं सांद्रता बटे में समय अपॉन सांद्रता के पावर n। कर सकते हैं ना बच्चों? सांद्रता के पावर n। अब बताइए क्या होगा?
ये सांद्रता यदि ऊपर गया तो यहां पर 1 है, आइए n ऊपर गया तो 1 माइनस n तो कर सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि नीचे न दिख रहा हो, इसलिए मैं यहां कर रहा हूं कि k बराबर सांद्रता के पावर 1 माइनस n बटे में समय। देखिए कितने आसानी से ये फार्मूला प्राप्त हुआ। अब इसको आपको पता है कि सांद्रता बराबर क्या होता है। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। हम इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर बटे में समय का सेकंड कर देंगे, हो जाएगा। तो और इसका पावर 1 माइनस n। अब इसको देखिए, हम इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, इसको लिख सकते हैं, और इसका पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ये हो गया बच्चों k का फाइनल जो सूत्र होता है। आप इसी सूत्र पर n क्या है, n अभिक्रिया की कोटि है, जहां n अभिक्रिया की कोटि है। अब ध्यान दें, यहां पर मैंने क्या किया, k बराबर R अपॉन A इंटू बी, ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, यानी कि R जो है दर का सूत्र क्या होता है, अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। तो हम सांद्रता बटे में समय लिखे हैं और इन दोनों का सांद्रता, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि कितना सांद्रता है, ये तो अभिक्रिया की कोटि पे निर्भर करेगा। तो बच्चों आप ये फाइनल फार्मूला जरूर याद रख लेना। आप कभी भी किसी कोटि की अभिक्रिया हो उसका आप मात्रक निकाल सकते हैं। तो चलिए इस सूत्र पर हम लोग सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मात्रक देख रहे हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, K बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, सही है ना। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में, शून्य कोटि अभिक्रिया में n का मान कितना होगा बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n बराबर 0। तो अब n के जगह पे 0 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स। इस प्रकार ये मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 सेकंड इनवर्स। अब मोल से 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि मोल लीटर माइनस 1 से 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये मात्रक हो गया किसका बच्चों, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का।
अब इसी पर देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसी पर देख लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हम इसी चलिए इस पर हम इसको भी अलग कर देते हैं। दूसरा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक। फॉर्मूला यही रखेंगे बच्चों, के बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि अभिक्रिया में n बराबर कितना होगा 1। प्रथम इसीलिए नाम पड़ा है कि n बराबर क्या है 1। तो बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 में से बन जाएगा 0 सेकेंड इनवर्स। और जब किसी का पावर 0 हो जाता है तो कितना हो जाता है, वो केवल 1 हो जाता है। तो ये पूरा 1 हो गया, तो बचा क्या, सेकेंड इनवर्स। अब देखिए कितना अंतर आ गया बच्चों, दोनों दर नियतांक का मात्रक ही है। ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 0 ऑर्डर का हो गया, सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। और इसी प्रकार यदि हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का देखें, तीसरे नंबर पे है द्वितीय कोटि। यदि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक सूत्र तो यही रहेगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं कि द्वितीय में क्या होता है। तो n बराबर 2 हो गया, और यहां पर 0 के स्थान पे 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -1। अब देखिए द्वितीय कोटि में कितना परिवर्तन हुआ। अब -1 से गुणा करेंगे, तो मोल में -1 से करेंगे तो क्या होगा, मोल इनवर्स लीटर -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा लीटर। और ये कितना हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत बच्चों? तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। केवल मैंने देखिए द्वितीय कोटि में n बराबर 2, 1 में से 2 गया, -1 हुआ, -1 से हम इससे मल्टीप्लाई किए तो मोल इनवर्स हुआ। ये -1 पहले से -1 इंटू -1 +1 हो गया और सेकंड इनवर्स। अब हम लोग इसी पर तृतीय कोटि का हम देख लेते हैं। हालांकि ये अपने से भी अब एक बार करके आपको मेन ये फार्मूला मोल लीटर इनवर्स 1, मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स ध्यान होना चाहिए। ये किसका हम देख रहे हैं, तृतीय का। तो n बराबर यहां पर कितना है 3, अब यहां पर 3 और यहां पर 1 में से 3 गया तो कितना हो गया -2। तो बच्चों इसका मात्रक अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स टू लीटर -1 इंटू -2 कितना हो गया, स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये हुआ तृतीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। हम लोग किसका किसका देखें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 0। आप एक कार्य कीजिएगा बच्चों, ये तो आप नोट कर लीजिएगा, एक आप टेबल बनाइएगा। टेबल
इसके बाद ये तीनों करने के बाद एक टेबल बनाइएगा जिसको आप एग्जाम के समय रिवीजन में आसानी होगा। यहां पे कीजिएगा अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, यहां n का मान लिखिएगा, लिख भी सकते हैं n का मान, और यहां पर दर नियतांक का मात्रक। तो ये एक आप टेबल जरूर बना लीजिएगा। जैसे यहां पे लिख दीजिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, यहां n बराबर 0, और यहां पर आपका हो जाएगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार यहां पे प्रथम n बराबर 1, यहां पे सेकंड इनवर्स। तो ये आप टेबल जरूर बना लीजिएगा। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का व्यंजक की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो व्यंजक है उसका बहुत ध्यान से इसमें कैलकुलस का पूर्णतः उपयोग है। आप ध्यान देंगे कहीं भी किसी प्रकार की समस्या इसमें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वैसी अभिक्रिया जिसका दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि अभी हम इसके पहले कर रहे थे, जब दर नियतांक का मात्रक अभी आप लोग देखे निकाल रहे थे, तो वहां पे n का वैल्यू हम कितना रख रहे थे, 0। यानी कि वो 0 करने पर उसका मान क्या हो जाता था, पूरा का सांद्रता का मान कितना हो जाता था, 1। यानी कि वैसे अभिक्रिया जिसका दर अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इट मीन्स दोज रिएक्शन हुज रेट does not depend on the concentration of reactant is called zero order reaction। ध्यान देना बच्चों, those reaction whose rate does not depend upon concentration of reactant is known as zero order reaction। क्लियर है बच्चों? डज नॉट डिपेंड ऑन, ये सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। अब कैसे पहचानेंगे इसको कि कौन जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि ये तो आप प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो थ्योरेटिकल भी आता है और यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को हम h न्यू से फोटोन को दर्शाए हैं, या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। आप इसके एग्जाम्पल को बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि H2 प्लस Cl2, और यह सूर्य के प्रकाश यानी H न्यू के उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। दूसरा रिएक्शन आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI जो है डिसोसिएट होता है गोल्ड के प्रेजेंस में। सोना के उपस्थिति में ये डिसोसिएट होता है, विभाजित होता है हाइड्रोजन और आयोडीन के रूप में। और तीसरा एक अमोनिया का ध्यान रखना कि 2NH3, यदि नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूं उसके आधार पे कर लेना। 2NH3 ये सूर्य के प्रकाश और प्लेटिनम उत्प्रेरक के प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन 3H2 में डिसोसिएट हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की उपस्थिति पर निर्भर न करके किस पे निर्भर कर रहा है, सूर्य के प्रकाश पर। यहां उत्प्रेरक पर, यहां उत्प्रेरक और सूर्य के प्रकाश दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो बच्चों क्लियर है, आप यहां से पहचान सकते हैं। यहां से आप एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न
ये बन रहा है आपका, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। डिफिनीशन भी आ सकता है। अब हम इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं, यानी कि इसका व्यंजक। आप इसके एग्जाम्पल को बच्चों जरूर याद रखना। एग्जाम्पल इसमें से आप देखेंगे, जब बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें से मिलेंगे एग्जाम्पल। अब सब हेडिंग डालना व्यंजक। किसका व्यंजक? जीरो ऑर्डर का भी हम लोग व्यंजक देख रहे हैं। जैसे बच्चों एक अभिक्रिया है, ए से बी में परिवर्तित हो रहा है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमने माना जब T बराबर 0 है तो ए का कंसंट्रेशन जो है इसको हमने मान लिया A0। क्या माना? A0। लेकिन यही T समय बाद इसको हमने मान लिया AT। क्लियर है? तो दर समीकरण से ये क्या हो जाएगा? दर समीकरण से अब इसका फॉर्मूला यदि लिखोगे तो आप लिखते हो क्या चीज? R बराबर K इंटू ए का कंसंट्रेशन, कोई भी हमने ऊपर वाले को ही ले लिया, ए का कंसंट्रेशन के पावर 0। सॉरी, आप चूंकि अभी कोटि नहीं लिखे हैं तो यहां पर n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है ना बच्चों? तो हम यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि 0 चाहे 0 लिखिए, 0 कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? n बराबर 0। n बराबर 0 लेंगे क्योंकि ये क्या है? 0 कोटि की अभिक्रिया है। तो बच्चों इसको आगे अपने से सॉल्व करें। R बराबर K इंटू ए के पावर 0 हो जाएगा बच्चों। अब R क्या है? R ध्यान देना, ये एक रेट है। और कौन सा रेट? इंस्टैंटेनियस रेट। ये तो हम दर समीकरण लिखे। R का फॉर्मूला क्या होता है? dA अपॉन dt। अब यहां से ध्यान देना, dA अपॉन dt। चूंकि हम dA अपॉन dt यदि कर रहे हैं तो ये क्या है? रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और अभिकारक के लिए हम कौन सा साइन लिखते हैं? माइनस। तो R बराबर हम लिख सकते हैं माइनस, ध्यान देना, dA अपॉन dt बराबर K इंटू एक के पावर 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? गुने 1 हो जाएगा बच्चों। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? माइनस dA इज इक्वल टू K dt हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान देना यहां पर कि हमने ए तो इसका कंसंट्रेशन लिखा है, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन है। तो हम यहां पे टी लिखते हैं, डी ये वाला टी समय बाद वाला, चूंकि टी पर देख रहे हैं ना तो इसलिए हमें लिखना पड़ा एटी। और ये भी क्या है? एटी है, स्मॉल टी साथ में लिख देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये प्रारंभिक टी का हम टी समय बाद पर देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? के डी टी। माइनस चिन्ह को इधर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डी ए टी बराबर माइनस के डी टी। अब ये आपका सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पर एक समस्या क्या आ रही है कि एक डिफरेंशिएशन जो है इसको हटाना है। बाकी तो आपका मान है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है इसको हटाना है। और डिफरेंशिएशन हम लिए क्यों थे? क्योंकि छोटा वैल्यू निकालना था।
तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि डिफरेंशिएशन को हटाना है, तो हम दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अवकलन गुने समाकलन बराबर 1 एक फॉर्मूला है, आपको आगे कैलकुलस में पढ़ेंगे जब इंटीग्रेशन शुरुआत होगा तभी है कि अवकलन गुने समाकलन बराबर 1। तो इस डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम कर देते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी ए टी बराबर माइनस, क्योंकि साइन का तो होगा नहीं, माइनस के डी टी। यहां पर के का भी नहीं होगा क्योंकि के क्या है? एक नियतांक है बच्चों, और नियतांक वो भी कौन सा नियतांक? समानुपाती नियतांक है, तो इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसको हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ए टी इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टी। देखिए मैं सिर्फ क्या किया हूं? के को बाहर कर दिया हूं। इंटीग्रेशन मैंने क्यों किया? क्योंकि अवकलन को हटाना है। समाकलन क्यों किया? अब यहां पर आप एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इसके आगे सॉल्व करने के लिए, चूंकि आप अभी कैलकुलस पूरा नहीं देख पढ़े हैं, चूंकि अवकलन गुने समाकलन बराबर क्या होता है बच्चों? 1। यानी कि ये इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? यही तो हम करना चाहते थे, इसी के लिए ना हम इंटीग्रेशन किए कि यहां पर डी जो है वो हट जाए। तो ए टी बराबर ये क्या हो जाएगा? माइनस के, और ये भी 1 हो गया तो के टी हो जाएगा बच्चों। अब थोड़ा सा एक पॉइंट देखना कि यहां पर जो इंटीग्रेशन है वो एक अनिश्चित समाकलन है। आगे आपको पढ़ना है निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। और जब अनिश्चित समाकलन पॉइंट हटता है, अनिश्चित समाकलन जब हटता है तो वहां पर एक समाकलन नियतांक आता है। अब बच्चों ये जानते हैं कि थोड़ा सा मैथ्स का पॉइंट, आप अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन कैसे हम जान रहे हैं कि ये अनिश्चित समाकलन है? तो थोड़ा सा रफली मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए एक समाकलन आपको आगे जब पढ़ेंगे तो ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 5, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा t बराबर 3, यहाँ पे t बराबर 0। तो जब इसका वैल्यू दिया रहेगा तो ये कहलाता है निश्चित समाकलन। क्या कहलाता है? निश्चित समाकलन। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है कि कहां से कहां तक करना है, तो ऐसी समाकलन को हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। और जब अनिश्चित समाकलन हटता है तो एक समाकलन नियतांक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं नोट में, चूंकि यहां अनिश्चित समाकलन है जिसके हटने पर एक समाकलन नियतांक C आया है। देखिए बच्चों ये पॉइंट जो हुआ, चाहे ये हुआ, ये मैं आपके समझने के लिए मैं ये सारे पॉइंट लिख दिया हूं। आप एग्जाम में जब यदि करने लगे तो इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है।
ये खुद को समझने के लिए है, आप स्वयं उसको कैसे आगे ये किया गया है उसको जानने के लिए ये पॉइंट किया गया है बस। अब ध्यान दें, ये काफी इंपॉर्टेंट अभी एक पॉइंट हम लोग प्राप्त किए, इसको समीकरण 1 आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इससे ही इसको आप ध्यान रखिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का हमें आगे चलकर ग्राफ बनाना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब यहां पर हमें c का वैल्यू रखना है, प्राप्त करना है, उसके लिए इसको आप वैसे ही लिख लीजिएगा। मैं यहां से कर रहा हूं कि इस c का वैल्यू प्राप्त करने के लिए c क्या है, समाकलन नियतांक है, तो इसका प्रारंभिक समय लिया जाता है। यदि समीकरण 1 में t बराबर 0 तथा जब t बराबर 0 ले रहे थे तो क्या था, ए का कंसंट्रेशन A0 था, यानी A0 था। t बराबर 0 तथा AT बराबर A0 मान रखने पर तो देखिए बच्चों, AT के जगह पे क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। आपका पहले समीकरण ही लिख देते हैं। समीकरण है AT बराबर माइनस KT प्लस C। अब AT के जगह पे हमने क्या रख दिया, A0 इज इक्वल टू K माइनस K, T के जगह 0 प्लस C, यानी कि C बराबर A0 बराबर क्या हुआ, C। अब C का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। C का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए बच्चों, बहुत इजी तरीका से ये आप करते जा रहे हैं। आप कम से कम इसे 2 से 3 बार बच्चों जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो आप जरूर व्हाट्सएप पर पूछें या कॉल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश किया हूं कि आपके हर एक पॉइंट, इसमें जो भी पॉइंट जहां पे कंफ्यूजन हो उसको मैं डिस्क्राइब कर दिया हूं। आप केवल ध्यान से एक बार अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो कहीं पर कोई समस्या नहीं होने वाली। अब C आप देखें ना, ये C का मान तो हम प्राप्त कर लिए, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, AT बराबर माइनस KT प्लस C, यही है ना बच्चों। आखिर व्यंजक में हम प्राप्त क्या करते हैं, तो इसी K का वैल्यू प्राप्त करना है, K का फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो AT क्या है, T समय बाद का A का कंसम माइनस KT अब प्लस C का वैल्यू कितना है, A0, यही है ना बच्चों। चलिए नीचे अब दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे अब कर रहा हूं, इसको आप नोट करते जाना। देखिए इसी को मैं ये वाला पॉइंट इधर लेकर आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, ये माइनस में है, इसको इधर ले लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। आइए इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप इधर ले लीजिए, तो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस, आइए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा KT बराबर A0, देखिए A0, इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूं, माइनस AT, यानी कि K बराबर क्या हो गया, A0 माइनस
AT/T। ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का व्यंजक है। आप इसमें क्या है, आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि K बराबर प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बटे में समय। देखिए, अतः K बराबर प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम यानी कि T समय बाद अंतिम सांद्रता बटे में समय। अब देखिए, दर नियतांक का यह फार्मूला प्राप्त हुआ किसका? A0 क्या हो गया? प्रारंभिक सांद्रता। AT क्या हो गया? अंतिम सांद्रता। AT मतलब T समय बाद की सांद्रता, और T क्या हो गया? समय। कोई कंफ्यूजन बच्चों? आप इसको 2 से 3 बार जरूर बनाइएगा, कहीं पर दिक्कत होगा तो उसे बताइए, ठीक ना बच्चों? अब इसका हम अर्ध आयु प्राप्त करते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु। अर्ध आयु किसे कहते हैं? अर्ध आयु किसे कहते हैं? वह समय, अर्ध आयु, आयु यानी कि ये एक प्रकार का समय है, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, यानी कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो जाती है। यहां से प्रश्न आता है बच्चों, इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान देना। क्या होगा प्रश्न? इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है, सिद्ध करें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अब ध्यान देना बच्चों, यही यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कहा जाता तो प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। प्रथम सेम क्वेश्चन है, देखिए प्रथम कोटि वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो कैसे पूछा गया कि सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, वो पूछा गया था। लेकिन यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया का पूछा जाए तो क्या पूछेगा कि सिद्ध करें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अभी कैसे करता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप अर्ध आयु का डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, कि किसी अभिक्रिया का अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं कि किसी अभिक्रिया का अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे कहते हैं अर्ध आयु। तो देखिए इसका हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। आपका फार्मूला है, डिफिनीशन मैं नहीं लिख रहा हूं, डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा।
के बराबर आप प्राप्त किए हैं ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, सही है ना बच्चों। तो अर्ध आयु पर क्या होगा? अर्ध आयु में टी समय क्या हो गया? वह समय जिसमें प्रारंभिक सांद्रता जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो हम यहां पे लिखेंगे इसमें T बराबर T/2। सबसे पहले ये भी एक पॉइंट कर देना है कि हम अर्ध आयु को कैसे सूचित करते हैं। T बराबर T/2 तथा T/2 क्यों रखें? क्योंकि ये अर्ध आयु है, T/2। कभी कभी इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है, या T यहां पे 1/2 तथा AT यहां पर जो ये सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता तो ज्यों का त्यों है, अंतिम सांद्रता जो है, क्योंकि टी समय बाद में देख रहे हैं बच्चों, आप ध्यान देना। टी का मान हम T/2 रखे तो प्रारंभिक सांद्रता तो ज्यों का त्यों रहेगा, AT का मान बदलेगा। तो AT का मान क्या हो जाएगा? वो डिफिनीशन के अनुसार है कि प्रारंभिक सांद्रता का आधी, यानी कि AT बराबर A0/2। कोई दिक्कत बच्चों? मान रखने पर हो जाएगा। अब मान रखिए तो क्या हो जाएगा? K बराबर A0 माइनस A0/2। बटे में T के जगह पे T/2 या ये भी रख सकते हैं। अब हमें अर्ध आयु का मान प्राप्त करना है T/2 का। अक्सर कभी कंफ्यूजन ना होना कि 2 कटा देना, 2 कटने वाला नहीं है, ये बस अर्ध आयु का इंडिकेशन है। हम यहाँ पे एक पॉइंट कर देना कि अर्ध आयु को T/2 या 1/2 द्वारा निरूपित करते हैं। ये दर्शाया गया है, आप इसमें कटाने मत लगना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए K इंटू T/2 बराबर, इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर क्या बचा है? A0 माइनस A0/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि K इंटू T/2, इसका 2 LS ले लीजिए, ये क्या हो गया? 2 नीचे दिख नहीं रहा होगा, आप यहां देख लें। देखिए बच्चों, ये अब हो गया K इंटू T/2 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 2A माइनस 2 माइनस A0। बच्चों तो ये बचा क्या? K इंटू T/2 बराबर 2 A0 में से एक A0 घटा तो कितना बचा? A0/2। तो T/2 ये अर्ध आयु है, इसमें का 2 कभी नहीं कटाना, वो मिस्टेक है। ये क्या हो जाएगा? A0/2K।
तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु T/2 क्या है, अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। देख रहे हैं यहाँ पे A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और इसका ये सीधा समानुपाती है, तो यानी कि ये सिद्ध होता है कि यह निर्भर करता है। आप इसमें लिख सकते हैं, यहां पे मैं कर दे रहा हूं, जहां T/2 क्या है, अर्ध आयु, और A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और K क्या है, दर नियतांक। लिख लीजिएगा बच्चों। अब आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहीं से पूछा गया है, वो कुछ इस क्वेश्चन को ध्यान देना, ये तो आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्य क्वेश्चन 2000, ये है 2017 का है, 2017 का क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सही है, ऑप्शन दिया गया है T, ऊपर दे दिया है हाफ। अभी मैं कहा था ना कि T नीचे भी हाफ होता है, ऊपर भी हाफ होता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अर्ध आयु को सूचित कर रहा है, समानुपाती स्मॉल a। देखिए यही बोर्ड करता है, थोड़ा सा चिन्ह में परिवर्तन कर दिया, हाफ को ऊपर दे दिया और प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a से दर्शा दिया। आप कंफ्यूज क्यों हुए? आपका ऑप्शन ही चारों उसी रूप में है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर किसी में देगा किसी में नीचे देगा, चारों ऑप्शन इसे ऐसा ही है। T हाफ समानुपाती 1/a। C ऑप्शन है T हाफ a², और D ऑप्शन है T हाफ 1/a²। तो आप देखिए बच्चों, आप इस फॉर्मूले पर गौर करें। T यहां समानुपाती के रूप में, यदि K को हटाएं तो यह समानुपाती के रूप में, तो क्या बचा, A0 यानी प्रारंभिक सांद्रता, बटे में A रहता तो ये ऑप्शन हो जाता। यदि यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये ऑप्शन हो जाता, यदि बटे में A² होता तो ये ऑप्शन, तो कौन सा आंसर होगा, A। ये आपके 2017 का क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को ध्यान देना। और इस प्रकार के प्रश्न अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन अब ये लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप इतना कंट्रोल कर लीजिए। आप अर्ध आयु को 2 बार सॉल्व कीजिए, प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक को 2 बार सॉल्व कीजिए, और प्लीज बच्चों आप यदि इसको कर लेते हैं तो एक बार मुझे अपने से इसको सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें। मैं चाहता हूं कि आप इसको 1 से 2 बार जरूर अपने से, एक बार तो देख कर करें, एक बार बिना देखे करें, 2 बार बिना देखे करें। अगर ये आ गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक भी हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेंगे बच्चों। तो यदि कोई दिक्कत हो तो भी बताइएगा, आप कहीं पर कोई समस्या लगे तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं कि सर कहीं पे कोई दिक्कत लगे तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।